वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम जूनियर के सिविक्स के सिलेबस के क्रम में अगला टॉपिक देख रहे हैं केंद्रीय राज्य शासन व्यवस्था के अंतर्गत, जो कि है केंद्रीय कार्यपालिका। और इस वीडियो में हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्रपति देखिए कहाँ पे है, अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कहा गया है अनुच्छेद 52 में। ठीक, पूरे भारत के शासन का प्रमुख कौन होता है, तो वो होता है आपका राष्ट्रपति। भारत के शासन का प्रमुख राष्ट्रपति और भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। ठीक है। अनुच्छेद 53 में क्या दिया गया है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग। तो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। ये आपको याद रखना है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है, तो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक, अब देखते हैं राष्ट्रपति पद की योग्यता अनुच्छेद 58 में दिया गया है। तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है। तो अभी आप पिछले वीडियो में आपने देखा था लोकसभा के लिए कितना था, 25 था। राज्यसभा के लिए कितना था, 30 वर्ष था। और राष्ट्रपति के लिए कितना है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। लोकसभा और लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता भी रखता हो। ठीक है, अर्थात वह पागल, दिवालिया या न्यायालय द्वारा सजा याफ्ता ना हो और किसी भी लाभ के पद पर ना हो। कौन, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं हैं ये। और राष्ट्रपति के नाम का देखिए, ये देखिए राष्ट्रपति के नाम का 50 प्रस्तावकों द्वारा नाम प्रस्तावित किया गया हो और 50 अनुमोदक भी होने चाहिए। यानी कि राष्ट्रपति के नाम को 50 प्रस्तावकों द्वारा नाम प्रस्तावित किया गया हो और उसके 50 अनुमोदक भी होने चाहिए। 15,000 रुपये की जमानत राशि भी जमा करना होता है। ठीक है। और इसमें देखिए शर्त क्या है, यदि कुल वैध मतों का 1/6 पाने में वह असमर्थ रहता है तो यह जमानत राशि जो है ये जब्त कर ली जाती है। ठीक है, 15 रुपये की जमानत राशि जमा करना पड़ता है इसका चुनाव लड़ने के लिए। और यदि कुल वैध मतों का 1/6 भी अगर उसे नहीं मिलता है तो ये जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। अब देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित विधानसभाओं के सदस्य, उसके साथ साथ लोकसभा, राज्यसभा यानी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं। यानी कि ये 12 लोगों को जो राज्यसभा में और 2 लोगों को लोकसभा में जो मनोनीत किया गया था वो लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है ना। और विधानसभा के भी जो निर्वाचित सदस्य हैं केवल वही शामिल होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना, संसद के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुदुचेरी केंद्र शासित सभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। अब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से होता है, क्योंकि भारत की जनता तो इनको चुनाव करती नहीं है, ये लोग करते हैं जिनका चुनाव करके भारत की जनता ने भेजा हुआ है। तो इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहते हैं। अब निर्वाचन की विधि देखते हैं। तो निर्वाचन जो होता है इनका एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होता है, तो आपको याद रखना है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ये होता है वरीयता के आधार पर मत, यानी कि अगर 3 लोग खड़े हैं तो आप बोलो कि मुझे पहला वरीयता इनको देना है, दूसरा वरीयता इनको देना है, तीसरा वरीयता इनको देना है। ठीक है ना। तो इस तरह से वरीयता के आधार पर मत होता है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो क्या होता है, 5 वर्ष का होता है। वेतन 5 लाख प्रतिमाह होता है जो कि टैक्स फ्री होता है। राष्ट्रपति जो होता है वो पुनर्निर्वाचन का पात्र होता है, यानी कि राष्ट्रपति अगर एक बार बन गया है तो दोबारा भी वो राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये अनुच्छेद 57 में दिया गया है। राष्ट्रपति की शपथ कैसे लेता है राष्ट्रपति, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके समक्ष निर्धारित प्रारूप में शपथ लेता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। यानी कि अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो जो उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है, सबसे बूढ़ा न्यायाधीश समझ लीजिए, सबसे ज़्यादा उम्र का, उसके समक्ष ये शपथ ग्रहण करता है। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, अनुच्छेद इसका इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 61। ठीक है ना।
अनुच्छेद 61 में आपका क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को 5 वर्ष के पूर्व महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रपति को कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन उसको 5 वर्ष के पूर्व भी उस पर महाभियोग लगाकर उसको हटाया जा सकता है। अब महाभियोग का आधार क्या होगा, किस आधार पर महाभियोग लगाया जाएगा? यदि राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो, ठीक है ना, यानी कि अपने मनमानी काम कर रहा है, संविधान के अनुरूप जो उसको कार्य सौंपे गए वो नहीं कर रहा है वो, तो आप महाभियोग लगा सकते हो। संसद के किसी भी सदन में, यानी कि अगर वो आप एक बार जो आपका विधेयक पारित करने वाला था, एक बार के बाद अगर दोबारा जो है संसद ने विधेयक पारित करने के लिए भेजा, कानून बनाने के लिए भेजा, अगर उसको भी वो नहीं कानून बना रहा है, तब भी जो है उसके खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक, संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। तो संसद के किसी भी सदन में, यानी कि लोकसभा या फिर आप राज्यसभा, दोनों में से किसी में भी जो है महाभियोग, किसी में भी महाभियोग की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकते हैं। महाभियोग प्रक्रिया में निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं। अभी चुनाव में मैंने बताया कि चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, लेकिन जब महाभियोग लगेगा तो उसमें निर्वाचित सदस्य और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो दोनों भाग लेते हैं। ठीक है। महाभियोग प्रक्रिया के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना आवश्यक है। तो महाभियोग की प्रक्रिया के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा कि आप पर महाभियोग लगाया जाएगा। और यही प्रक्रिया जो है उसमें लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के भी पहले जो है 14 दिन पहले उसको सूचित करना पड़ता है, और राज्यसभा के उपसभापति को हटाने के लिए भी आप 14 दिन पहले उसको सूचित करते हैं। ठीक है ना। तो ये हटाने के लिए 14 दिन पहले सूचित करना पड़ता है, ये आप याद रखना। लोकसभा और राज्यसभा की पूरी सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से यदि संकल्प पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। ये 1/3 2/3 होता है सब, तो 1/3 तो कम होता है, तो बहुमत तो होगा नहीं। तो पूरी सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से यदि संकल्प पारित हो जाता है तो अब राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। यदि भारत, मतलब कि आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया प्रस्तावित भी नहीं हुई है। ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया तो आपने देखी कि संविधान में दिया गया है, लेकिन भारत में जो है किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध आज तक महाभियोग की प्रक्रिया प्रस्तावित भी नहीं की गई है। ठीक। अनुच्छेद 62 में देखते हैं क्या है। राष्ट्रपति पद रिक्ति के 6 माह के अंदर निर्वाचन करा लिया जाएगा। यानी कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है, ठीक है, तो 6 महीने के अंदर नया राष्ट्रपति चुना जाएगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। इसको याद रखना। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, अनुच्छेद 72 इसका अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति क्या है? अनुच्छेद 72। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से दोषी ठहराए गए किसी अपराधी की सज़ा को राष्ट्रपति पूरे तरीके से माफ़ कर सकता है। तो अगर किसी को फांसी की सज़ा हुई है तो राष्ट्रपति उसको माफ़ कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 172। एक अनुच्छेद और याद रखेंगे, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था अनुच्छेद 123 के बारे में। ये राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, अनुच्छेद 123। अब राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति कर सकता है देखते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री के सुझाव पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति करता है। चुनाव आयोग के जो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महालेखा परीक्षक, यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है ये, और महान्यायवादी होता है आपका सॉलिसिटर जनरल। ठीक है ना। इन सब की नियुक्ति कौन करता है? तो इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 63 में दिया गया है उपराष्ट्रपति के बारे में कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पिछले वीडियो में आपने जो है राज्यसभा के सभापति के बारे में देखा था, तो कौन था वो? भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है। और राज्यसभा में उपसभापति राज्यसभा से ही चुना जाता है। ठीक। तो सभापति उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति किसी भी लाभ के पद पर नहीं होगा, अनुच्छेद 64। 65 में दिया गया है
भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। क्यों? कब? जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो। तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, अब देखिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, मतलब इसका चुनाव कैसे होता है। तो संसद यानी कि लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं इसमें। आप जो है आसानी से याद रख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के सभी सदस्य शामिल होते हैं। संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य जो आपके निर्वाचित हैं वो भी, जो मनोनीत हैं वो भी। लेकिन राष्ट्रपति में क्या था? राष्ट्रपति में केवल निर्वाचित सदस्य थे और उसके साथ साथ विधान मंडलों को, विधानसभा से भी जो है निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे थे। लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव केवल संसद के सभी सदस्य कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या है? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। ठीक, ये वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि वो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, अर्थात राज्य की निर्वाचक नामावली में उसका नाम होना चाहिए। किसी राज्य की निर्वाचक नामावली में उसका नाम होना चाहिए। अब देखिए उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या होता है? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति के लिए क्या था? राष्ट्रपति के लिए था 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक और 15,000 रुपये की जमानत राशि उपराष्ट्रपति को भी जमा करनी होगी। अगर वह कुल वैध मतों का 1/6 पाने में असमर्थ होता है तो क्या होगा? ये जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। इसमें भी यही है जैसे कि राष्ट्रपति में था। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है और राष्ट्रपति का भी एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया गया था। ठीक, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति को 5 वर्ष के पूर्व राज्यसभा में प्रस्ताव लाकर हटाया जा सकता है। ठीक है ना, राज्यसभा में प्रस्ताव ला करके उपराष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है और प्रस्ताव लाने के 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचित करना आवश्यक है। तो आपका सभापति हो, उपसभापति हो, राष्ट्रपति हो, इन सबको जो है पद से हटाने के पूर्व 14 दिन पूर्व जो है उनको सूचित करना आवश्यक है। ठीक, अगर कोई प्रस्ताव लाके हटाया जा रहा है तो उपराष्ट्रपति के हट जाने पर चुनाव यथाशीघ्र संपन्न कराया जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति हट जा रहा है तो जितनी शीघ्र हो सके उतनी शीघ्र जो है चुनाव संपन्न करके नया उपराष्ट्रपति चुन लिया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। और राष्ट्रपति किसके समक्ष ग्रहण करता था? राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता था, लेकिन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे विवाद का विनिश्चय कौन करेगा? माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव से संबंध अगर कोई विवाद होता है तो उसका विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और यह निर्णय अंतिम निर्णय होता है। तो उच्चतम न्यायालय का निर्णय इसमें अंतिम निर्णय होगा। अब देखेंगे हम संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में, यानी कि मंत्रिपरिषद हो गया। मंत्रिपरिषद क्या होगा? कार्यपालिका में हमने देखा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। अब देखेंगे मंत्रिपरिषद के बारे में। तो अनुच्छेद 74 में दिया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए क्या होगा? एक मंत्रिपरिषद होगा। जिसका प्रधान कौन होगा? तो जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो अनुच्छेद 74 में ये चीज़ दी गई है। अनुच्छेद 75 में क्या दिया गया है? प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और कार्यकाल। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त किसी भी लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य को प्रधानमंत्री बना सकता है। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि केवल लोकसभा का, राज्यसभा के सदस्य को भी अगर बहुमत दल का कोई सदस्य है तो उसको जो है प्रधानमंत्री बना सकता है। कौन? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो मंत्रिपरिषद के जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। मंत्रियों का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। तो मतलब कि राष्ट्रपति जो है मंत्रियों को हटा सकता है। ठीक है ना, वो उसके प्रसाद पर्यंत होने का मतलब है वो जब तक चाहे तब तक, वो राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक मंत्री जो है कार्य कर सकते हैं। सभी मंत्रियों का लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। तो जो मंत्री चुने जाते हैं मंत्रिपरिषद के, वो या तो लोकसभा के सदस्य होने चाहिए या फिर राज्यसभा के।
मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये कई बार पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगर आपको ऑप्शन में लोकसभा नहीं दिया है तो आप संसद ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में लोकसभा नहीं दिया है तब। अब देखेंगे हम आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। अब आपका अनुच्छेद 76 है, ये भी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, 76। इसमें क्या दिया है कि भारत का महान्यायवादी, यानी कि महान्यायवादी को बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल इंग्लिश में। तो ये आपका महान्यायवादी क्या होता है, महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इसका जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक ये काम कर सकते हैं। कौन, भारत के महान्यायवादी। और इसका कार्य क्या है, महान्यायवादी का कार्य पूछा जाता है आपसे, तो इसका कार्य है केंद्र सरकार को विधिक मामलों में सलाह देना, ठीक है ना। विधिक मामलों में कौन सलाह देता है केंद्र सरकार को, तो वो देते हैं भारत के महान्यायवादी। इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए महान्यायवादी की, ऐसा व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की जो योग्य होगा वही भारत का महान्यायवादी बन सकता है। अधिकार क्या है महान्यायवादी के, महान्यायवादी जो है वो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये लास्ट वाला जो अधिकार वाला है, अधिकतर संसद की कार्यवाही में महान्यायवादी भाग ले सकता है, संसद को संबोधित भी कर सकता है, ठीक है ना। ये संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, संसद को संबोधित कर सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार का मत देने का इसको अधिकार नहीं है। कोई भी वोट नहीं कर सकता है किसी भी बिल के खिलाफ या किसी बिल के पक्ष में, ये वोट नहीं कर सकता है। फिर भी जो है संसद की कार्यवाही में भाग लेगा और उसको संबोधित कर सकता है, और ये संसद का सदस्य भी नहीं होता है, ठीक। तो ये जो है आपका हो गया महान्यायवादी के बारे में। अब हम देखते हैं आपका मंत्रिपरिषद का जो है एक लघु रूप क्या होता है, उसको बोलते हैं मंत्रिमंडल या कैबिनेट, ठीक है ना। मंत्रिपरिषद का एक लघु रूप क्या है आपका कैबिनेट। मंत्रिमंडल में जो है, यानी कि कैबिनेट को ही मंत्रिमंडल बोला जा रहा है। मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहते हैं, जैसे कि आपका जो हो गया आपका रेलवे विभाग अलग हो गया, ठीक है, वित्त विभाग अलग हो गया। तो मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री शामिल रहते हैं। शासन की नीतियां और महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो मंत्रिमंडल द्वारा ही लिए जाते हैं। तो महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है, कैबिनेट लेती है, ठीक है। कैबिनेट के अलावा जो आपके जो राज्य मंत्री होते हैं, जैसे कि रेल राज्य मंत्री हो गया, वित्त राज्य मंत्री हो गया, ये सब जो है मंत्रिपरिषद में होते हैं, ये सब कैबिनेट में नहीं होते हैं, ठीक है। कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के कार्य, संसद के द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों को देश में लागू करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की है। तो ये आपका कार्यपालिका है, तो कार्यपालिका का कार्य क्या होता है, कानून को लागू करने का काम होता है। तो संसद द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं और नीतियों को देश में लागू करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की होती है। इसके लिए मंत्रिपरिषद के कई मंत्रालय और विभाग होते हैं, जैसे कि रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ये सब विभाग होते हैं, ये कोई भी कानून और नीतियों को देश में लागू करने के लिए, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के कार्य हो गए। और देखते हैं कि संसद का मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, संसद जो है मंत्रिपरिषद पर कैसे नियंत्रण रखती है। तो मंत्रिपरिषद के कार्यों पर जो है वो संसद नियंत्रण रखती है, ठीक है ना। संसद के सदस्य जो हैं वो मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं। यदि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री ठीक से काम न कर रहे हों तो उन्हें लोकसभा द्वारा हटाया जा सकता है, अविश्वास मत शायद लाया जाता है, ठीक है ना। अविश्वास प्रस्ताव से जो है प्रधानमंत्री और जो है मंत्रिपरिषद को हटाया जा सकता है। उन्हें हटाने के लिए लोकसभा में, देखिए कहाँ पे, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है, तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आप वीडियो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुँचाएँगे जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।